नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी TNA में। इस सेशन में चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो बने हैं कल तक की घटनाओं से। क्या है 13वीं जलवायु वार्ता, क्या है इसके मायने और यह किस प्रकार से संबंधित है COP27 से, देखेंगे इसके मायने। जानेंगे क्या है हेनले पासपोर्ट 2022 में भारत का स्थान और ये इसे कौन जारी करता है, किस संस्था द्वारा जारी होती है। गौतम अडानी बने दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति, क्या है इसके मायने आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई। इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। इसकी मेजबानी जर्मनी कर रहा है। 13वीं पीटर्सबर्ग जो वार्ता जो बर्लिन जर्मनी में शुरू हो रही है, इसकी मेजबानी जर्मनी कर रहा है। यह 2 दिवसीय बैठक है। यह 2 दिवसीय बैठक है जिसमें मंत्री स्तर पे बातचीत होगी कि COP27 में किन मुद्दों पे चर्चा होनी है। COP26 में जो अलग अलग देश अपना अलग अलग मंतव्य दे रहे थे, नेट जीरो करने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड ले रहे थे, उनके संदर्भ में जो राजनीतिक मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं उसे दूर करने के लिए इस मीटिंग को रखा गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि COP27 के मुख्य लक्ष्य यानी जलवायु परिवर्तन पे कार्रवाई में सुधार लाने और उनके बीच जो मतभेद हो रहे हैं, राजनीतिक मतभेद हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए तो ये मीटिंग रखी गई थी। अगर हम COP26 की बात करें तो COP26 में जो कि पिछले वर्ष ग्लासगो में आयोजित हुआ था, उसमें भारत पर यह दबाव बनाया गया कि भारत 2050 तक कार्बन नेट जीरो कर ले, लेकिन भारत ने इसको करने से मना कर दिया और अपना लक्ष्य 2070 रखा। ये रखना भी चाहिए क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम इमीडिएटली इसको 2050 रखें और कार्बन न्यूट्रल हो जाएं। भारत ने अपने तरफ से क्या कहा, इन बातों को अगर हम जानें तो भारत ने कहा कि भारत के पास अभी उतना संसाधन नहीं है, उतनी मशीनरी नहीं है कि वो स्मोक टावर लगा सके जो अलग अलग प्रकार के धुओं को अपने अंदर में अवशोषित कर लेता है या उसको सिर्फ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रहने देता है, बाकी गैसों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि ये भारत पे जो 2050 में नेट जीरो करने का दबाव बनाया था, इसके तहत USA और UK मुख्य रूप से शामिल था। USA और UK ये दोनों कंट्री भारत पे ये दबाव बना रहे थे कि आप 2050 तक कार्बन न्यूट्रल कर लीजिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। भारत ने जो अपनी तरफ से दलील दी उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। अगर 2050 में इन्होंने अपना नेट जीरो का प्रोग्राम रखा तो इसके कारण बहुत परेशानी होगी। इसको करने में जो मुख्य रुकावट पैदा हो रही है वो है पर्याप्त जमीन का ना होना। हमारे पास उतनी जमीन नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी एग्रीकल्चर प्रभावित होगी, हमारी कृषि प्रभावित होगी, जिससे कि अनाज का संकट उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साथ हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम स्मोक टावर लगा सकें जो धुएं का एब्जॉर्प्शन कर सके। तो भारत ने इसके पक्ष में एक सुझाव भी दिया कि क्यों ना जो भी विकसित देश हैं वो इन सभी डेवलपिंग कंट्री को कुछ मदद करे, आर्थिक मदद करे, ताकि वो अपने यहाँ पे इन सभी चीजों का विकास कर सके, स्मोक टावर वगैरह लगा सके। इसके तहत भारत ने $1 ट्रिलियन का इन देशों के साथ मांग किया कि आप $1 ट्रिलियन का मदद करिए, तब जाके हम इस विषय में कुछ सोच सकते हैं। तो फिलहाल भारत ने ये लक्ष्य 2070 में रखा है कि वो कार्बन न्यूट्रल 2070 तक वो हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। इसमें से जो महत्वपूर्ण बातें होंगी आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भारत ने चीतों के आयात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामीबिया के साथ। भारत ने चीतों के आयात के लिए, जो एक चीता जो एक प्राणी है, बिग कैट की श्रेणी में आता है, उसके निर्यात के लिए इन्होंने नामीबिया, साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका से भी इन्होंने समझौता किया। तो भारत और नामीबिया के बीच हुए समझौते के तहत जो तकरीबन आज से 7 वर्ष पहले हो चुका था, लेकिन चीतों की डिलीवरी शुरू नहीं हुई थी, अब जाकर के ये 15 अगस्त से
15 अगस्त से ये शुरू होगी और नामीबिया से कुल 7 चीते आ रहे हैं और इसके अलावे दक्षिण अफ्रीका से कुल 15 चीते आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से कुल 15 चीते आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम चीतों, भारत में जो चीता विलुप्त हुआ इसके बारे में कुछ चर्चा करें तो भारत में जो आखिरी चीता देखा गया वो 1952 में देखा गया। वो 1952 में देखा गया। वो कब देखा गया? 1952 में जीवित चीता को देखा गया, जो कहां देखा गया? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, एक बात और कि इन चीतों, जो चीते बाहर से आ रहे हैं, नामीबिया से आ रहे हैं या दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं, तो इन्हें कहां रखा जाएगा? इन्हें रखा जाएगा मध्य प्रदेश के कूना, एक जो जंगल है या राष्ट्रीय उद्यान कहिए, उसमें रखा जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत में आता है, जो एमपी में आता है, वहां पे इसको रखा जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसको रखा जाएगा। वहां पे एक अनुकूलित वातावरण तैयार किया गया है ताकि रहने में ज्यादा परेशानी नहीं हो और ये अपनी वृद्धि कर सके। ठीक है, चीता ट्रांसफोरलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इन जानवरों को रहने के लिए जंगल में एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। तो ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, किस अमेरिकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के विकास दर का अनुमान घटाकर 7.2 कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉर्गन स्टैनली। ये एक अमेरिकी कंपनी है। अमेरिका की वोक्टेल कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत के विकास दर को 0.40 से घटा करके 7.2% कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 6.4 रहने वाली है। ये इन्होंने कहा, मॉर्गन स्टैनली ने कहा। अब इसके बारे में आरबीआई की क्या रिपोर्ट है? अगर हम इस पे आरबीआई की रिपोर्ट देखें तो आरबीआई के कहना अनुसार भारत का जो विकास दर रहने वाला है वो 7.2% रहने वाला है। तो ये आरबीआई की रिपोर्ट थी और ये जो 2023 में वित्तीय घाटा बता रहे हैं, ये मॉर्गन स्टैनली कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम अडानी को। प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर चौथा व्यक्ति घोषित किया है। ये घोषणा करी है फोर्ब्स मैगजीन का एक जो रियल टाइम अरबपतियों की सूची दर्शाता है, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। फोर्ब्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी को अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो थे बिल गेट्स, उनको पीछा छोड़ते हुए ये अब दुनिया के चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगर हम दुनिया के पहले 3 अमीर व्यक्तियों की बात करें तो पहले स्थान पर आते हैं टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क, जिनकी कुल संपत्ति 234.4 बिलियन डॉलर की आंकी गई है। और दूसरे नंबर पे जो है वो है बर्नार्ड ऑरलैंड, इनकी कुल संपत्ति है 154.9 बिलियन डॉलर। और तीसरे नंबर पे जो आ रहे हैं उनकी ये है अमेजॉन के प्रमुख जेफ बेजोस और इनकी संपत्ति 143.9 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति आंकी गई है। और इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं गौतम अडानी। इस सूची की बात करें तो इस सूची में यदि मुकेश अंबानी जी की बात करें तो इनका क्रम 10वां है। ये 10वें सबसे अमीर व्यक्ति के श्रेणी में आते हैं, जिनकी कुल संपत्ति तकरीबन 88 बिलियन डॉलर आंकी गई है। 88 बिलियन डॉलर इनकी कुल संपत्ति है। तो ये था हमारा आज का चौथा प्रश्न। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की सूची में, जिसमें भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में अगर हम पहले 3 देशों की बात करें तो सबसे पहले स्थान पे है जापान और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को।
सिंगापुर, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया को। अगर हम अपने पड़ोसी राज्य पाकिस्तान की बात करें, पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान को अंतिम से यानी नीचे से चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी अगर सबसे खराब पासपोर्ट की बात करें तो नीचे क्रम से चौथे स्थान पे ये रहा है। और अपने दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश की बात करें तो ये 104वें स्थान पे यानी 104वें स्थान को प्राप्त किया हुआ है। और सबसे खराब इंडेक्स की बात करें तो फिर वही 3 देश हैं, सीरिया, अफगानिस्तान और इराक। इन तीनों देशों के पासपोर्ट को सबसे खराब स्तर का पासपोर्ट घोषित किया गया है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका कि हम लोगों ने विश्लेषण किया। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।